नमस्कार बच्चों, एमए उत्तरार्ध पंचम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। साहित्यिक निबंध के इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक साहित्यिक विषय पर निबंध लिखने को आता है, उसके अंतर्गत हम हिंदी निबंध स्वरूप एवं विकास, इसके ऊपर हम निबंध किस प्रकार लिखा जाए इसकी चर्चा कर रहे थे। हमने निबंध क्या है, निबंध का स्वरूप क्या है, निबंध की बाबू गुलाब राय द्वारा दी हुई परिभाषा को देखा और उसके आधार पर निबंध की कुछ विशेषताओं को भी देखा। आज हम निबंधों के वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि निबंधों का वर्गीकरण हम किस प्रकार कर सकते हैं, कितने भागों में उनको बांट सकते हैं और उसके अतिरिक्त थोड़ी बहुत चर्चा हम हिंदी निबंधों के विकास पर भी करेंगे। तो आज हिंदी निबंधों का जो वर्गीकरण है उसको हम मोटे रूप से 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं और ये श्रेणियां हैं वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। पहली जो वर्णनात्मक श्रेणी है उसके अंतर्गत निबंधों में जो वर्ण विषय हैं उनके रूप में भौतिक और प्राकृतिक जगत के स्थिर और जड़ विषयों का वर्णन किया जाता है। यानी जो भौतिक और जो प्राकृतिक जगत के स्थिर विषय हैं उनका वर्णन करने के लिए हम वर्णनात्मक शैली का प्रयोग करते हैं निबंधों को लिखने के लिए। दूसरी श्रेणी हमारी आती है विवरणात्मक। उसके अंतर्गत बहुत से दृश्यात्मक विषय आ जाते हैं जिनका कि हम एक तरह से विवरण प्रस्तुत करते हैं किसी भी चीज़ को, कि उसका विवरण की वो इस तरह की है, वो ऐसी है, उसकी ये विशेषताएं हैं, वो दिखने में ऐसी लगती है, ये सब विवरणात्मक के अंतर्गत आ जाते हैं। तीसरी श्रेणी विचारात्मक निबंधों की होती है जिसमें कि कोई भी एक विशिष्ट विषय लेकर के उसके संबंध में अलग अलग कोणों से विचार विमर्श किया जाता है। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो विचार हैं उनको हम देख सकते हैं कि शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वही कहा जा सकता है जहाँ एक एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर ठूसे गए हों और एक एक विचार किसी संबद्ध विचार खंड को लिए हो। अर्थात विचारात्मक निबंध हम उन्हें कहेंगे जिसमें कि विचार बहुत सघनता लिए हुए हों, एक जो विषय है उसके ऊपर विचार बहुत अच्छी तरह से गुथे हुए हों, उनमें फैलाव नहीं हो, उसमें बिखराव नहीं हो, उन्हें हम विचारात्मक निबंधों की श्रेणी में ले सकते हैं। इनकी भाषा और शैली भी उसी तरह की होनी चाहिए विचारात्मक निबंधों की कि जिसमें कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने वाली भावना हो। भावात्मक निबंधों की जब हम बात करते हैं तो भावात्मक निबंधों में रागात्मकता प्रमुखता लिए हुए होती है। यूँ तो विचारात्मक निबंधों में भी रागात्मकता रहती है, लेकिन जो भावात्मक निबंध होते हैं उनमें एक तरह से बौद्धिक विवेचन तो होता है, किंतु उन दोनों प्रकार के निबंधों में एक जो प्रमुख अंतर होता है वो ये होता है कि जो विचारात्मक निबंध होते हैं उनमें विचार अधिक होते हैं और भावनाएं कम होती हैं, लेकिन जो भावात्मक निबंध होते हैं उनमें भावनाएं अधिक होती हैं, विचार यद्यपि उसमें होते ही हैं। विचार के बिना हम निबंध लिख ही नहीं सकते, तो विचार तो उसमें होते हैं लेकिन वो विचार का तत्व उसमें कम होता है, भावना का तत्व उसमें ज़्यादा होता है। इस भावना का तत्व जब ज़्यादा होता है तो उसमें उसी तरह की बातें जो कि इंसान सोचता है, उसके बारे में क्या क्या सोचता है, उसके बारे उस निश्चित जो विषय है उसके बारे में उसके मन में क्या क्या भाव उत्पन्न होते हैं, उस सबको उस भाव प्रधान निबंध में लिखा जाते हैं। ये जो चारों प्रकार के निबंध हैं, इन चारों प्रकार के निबंधों को लिखने के लिए इनकी शैलियाँ भी अलग अलग होती हैं, क्योंकि किसी भी बात को कहने का अलग अलग तरीका होता है। हम कोई बात कहते हैं तो यदि किसी से कड़क करके कहनी होती है तो हम ऊंची आवाज़ में कहते हैं, और यदि किसी से विनम्रता के साथ कहनी होती है तो हम नीची आवाज़ में कहते हैं। कुछ उसी तरह के शब्दों का प्रयोग भी उसमें करते हैं जिससे कि विनम्रता झलकती हो, और यदि किसी को डांटना हो तो हम उस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हर एक बात को कहने का जिस प्रकार से अलग ढंग होता है
उसी तरह से ये जो निबंध की विभिन्न श्रेणियाँ हैं, उन श्रेणियों के अंतर्गत भी निबंधों को लिखने की अलग अलग शैलियाँ होती हैं। वर्णनात्मक और विवरणात्मक निबंधों के लिए ज़्यादातर व्यास शैली का आश्रय लिया जाता है। जो विवरणात्मक निबंध होते हैं उसमें एक तरह से क्योंकि वर्णन होता है, और वर्णन होता है तो कोई भी एक बात है उसको एक एक पैराग्राफ में लेकर के समझाया जाता है, तो इसलिए उसमें व्यास शैली का आश्रय लिया। व्यास शैली किसे कहते हैं? व्यास शैली हम उसे कहते हैं जैसे कोई किसी भी बात को समझाने का जो ढंग होता है, समझाने की जो शैली होती है, उसको खोल करके समझाने वाली जो बात होती है वो व्यास शैली कहलाती है। और विचारात्मक निबंध जो होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, उनके अंतर्गत समास शैली का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कहने वाली शैली, जिससे कि उसमें भाव पूरी अच्छी तरह से गुथे हुए होते हैं, बहुत सघन विचार उसके अंतर्गत होते हैं। और जो भावात्मक निबंध है उनमें ज़्यादातर हमको शैली का प्रवाह देखने को मिलता है, यानी शैली भी उसमें ऐसी होती है जैसे कि कोई लहरें होती हैं, उस तरह से शैली होनी चाहिए। तो उसमें हम धारा शैली को अपनाते हैं। ये जो निबंध भावात्मक निबंध लिखे जाते हैं ये ज़्यादातर धारा शैली में लिखे जाते हैं। तरंग शैली, विक्षेप शैली को इसमें अपनाया जाता है। निबंधकार किसी भी प्रकार के निबंध लिखने के लिए वैसे तो किसी भी शैली को अपना सकता है, लेकिन फिर भी अब तक के जितने भी निबंधकार हैं उन्होंने जिस प्रकार के निबंध के लिए जिस प्रकार की शैली को अपनाते रहे हैं उसके आधार पर हमने यह निष्कर्ष निकाला है और इसी निष्कर्ष को मैंने आपको बताया है। क्योंकि व्यास शैली जैसे व्यास शैली में विषय का विस्तार से वर्णन किया जा सकता है, तो इसलिए जो विवरणात्मक शैली है ये जो विवरणात्मक निबंध है या वर्णनात्मक निबंध है उसके लिए व्यास शैली उपयुक्त रहती है। विचारात्मक निबंध जो है उसमें विचारों की सघनता होती है, इसलिए उसके लिए समास शैली उपयुक्त है। भावात्मक निबंधों के लिए एक प्रवाह का होना जरूरी है और इसलिए धारा शैली उसके लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि इसमें भाव जो हैं उठते और गिरते और तिरोहित होते रहते हैं, तो इस तरह से इसमें भाषा भी उसी तरह की होनी चाहिए। तो यहाँ पर धारा शैली में भावात्मक निबंध लिखे जाते हैं। तो यह रही शैलियों की बात कि कौन सी तरह के निबंध किस निबंधों के लिए किस तरह की शैली उपयुक्त रहती है। अब हम आते हैं हिंदी निबंधों के विकास के ऊपर। देखिए बच्चों, जैसे आपको सबको पता है कि आधुनिक काल जो है वो गद्य काल के नाम से भी अभिहित किया जाता है, जिसे हम गद्य काल भी कहते हैं। सर्वप्रथम गद्य का आविर्भाव हमको आधुनिक काल में ही देखने को मिला है और निबंध भी क्योंकि एक गद्य विधा है तो यहाँ पर निबंध का जो विकास है वह भी हमें भारतेंदु युग से ही देखने को मिलता है। संस्कृत वाङ्मय में इसके बीज कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं निबंध विधा के। हिंदी निबंध का विकास एक तरह से पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित होकर हुआ है और यही कारण है कि हिंदी निबंध भारतेंदु से पहले दिखाई नहीं देता। अब हम बात करते हैं भारतेंदु युग की। तो भारतेंदु के साहित्य जगत में प्रवेश करते ही देश जो है उसमें सांस्कृतिक राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी। बहुत से परेशानियाँ उस समय थी, बहुत सी विडंबनाएँ उस समय थी, बहुत सी समाज में विद्रूपताएँ उस समय थी, देश गुलाम था। तो उस समय देश के अंदर धीरे धीरे सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना उदित होती जा रही थी और क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है इसलिए साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत सी नई विधाओं का जन्म हुआ। जैसे लोगों में जो चेतना आ रही थी, जो क्रांतिकारी कदम लोग उठा रहे थे, उसी तरह से साहित्य के क्षेत्र में भी कुछ अलग करने का, गद्य में लिखने का, कुछ क्रांतिकारी मतलब बंदी बंधाई परिपाटी पर ही लिखना नहीं चाहता था। इस समय का साहित्यकार कुछ भी नवीन करना चाहता था और साहित्य के क्षेत्र में भी इसीलिए बहुत सी नई विधाओं का जन्म हुआ और निबंध भी इसी युग में हमारे साहित्य में अस्तित्व में आया। ज़्यादातर इस युग के निबंधकार बहुत सी पत्रिकाओं के संपादक थे, इसलिए उन्होंने स्वयं तो निबंध लिखे ही औरों को भी निबंध लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। भारतेंदु जी ने अपनी सशक्त लेखनी से साहित्य की बहुत सी विधाओं को संपन्न बनाया। उन्होंने भारतेंदु ने नाटक भी लिखे,
लेकिन निबंध साहित्य की श्रीवृद्धि में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके बहुत से निबंध भारतेंदु मैगजीन में, कवि वचन सुधा में, बाल बोधिनी, इन पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। इसके अतिरिक्त और भी निबंध, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, स्वर्ग में विचारधारा का अधिवेशन, पर्दा, वैष्णवता और भारतवर्ष, ईशु कृष्ण और ईश कृष्ण, हिंदी कुरान शरीफ, वैष्णव सर्वस्व, अष्टादश पुराण की उपक्रमणिका, अंग्रेज स्रोत, कंकड़ स्रोत, ये बहुत से ऐसे भारतेंदु जी के प्रसिद्ध निबंध हैं जहाँ से कि हम निबंध की शुरुआत मान सकते हैं। निबंध लेखन में उनका जो दृष्टिकोण है वो एक तरह से किसी भी एक चीज़ का प्रचार करने का दृष्टिकोण ज़्यादा रहा है। उस समय की जो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कुरीतियाँ थीं, उनके ऊपर इन निबंधों में बहुत सा करारा व्यंग्य किया गया है और इन कुरीतियों पर चोट करना ही उनका एक प्रमुख उद्देश्य था। उनकी भाषा शैली के विषय में डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल लिखते हैं कि भारतेंदु की शैलियों के विविध प्रयोग उनके वर्णनात्मक और व्यंग्यात्मक निबंधों में देखने को मिलते हैं। उनकी आलंकारिक शैली और प्रवाह शैली के दर्शन भी यहीं होते हैं। प्रत्येक परिस्थिति, पात्र और भाव के अनुरूप अभिव्यंजन की क्षमता उनमें पूरी थी। इसी से उनके निबंधों में कहीं चलती भाषा की छटा दिखाई पड़ती है, कहीं मुहावरों की बंदिश है और कहीं शब्द क्रीड़ा या चमत्कार की प्रवृत्ति है। तो यह बात रही बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय के निबंधों की। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत सी शैलियों का प्रयोग करके और वर्णनात्मक और व्यंग्यात्मक निबंध लिखे। उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और जो धार्मिक कुरीतियाँ थीं उनके ऊपर प्रहार करने की कोशिश निबंध के माध्यम से की। उनके जो निबंध हैं उनमें हमको आलंकारिक और प्रवाह शैली के दर्शन नहीं मिलते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में पात्र और भाव के अनुरूप ही अभिव्यंजना की क्षमता उनमें पूरी हुई है। ये भारतेंदु युग के निबंधों की विशेषता थी। धन्यवाद।